हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। एंड मुझे पता है आप सभी पूछ रहे कि मुझे बहुत टाइम से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो जैसे कि आप सभी को पता है इवेंट इंडस्ट्री चालू हो चुकी है, तो काफ़ी मीटिंग्स प्रेजेंटेशन ये सब में टाइम चले जाता है। बट आई विल ट्राई कि मैं अभी बहुत रेगुलर होने का ट्राई करूँगा। बट ये पार्ट में इसलिए वीडियो में ऐड कर रहा हूँ बिकॉज ट्रस्ट मी, ये जो इंटरव्यू है ना वो अभी तक का सबसे बेस्ट, सबसे डिटेल्ड इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू में आप एग्जैक्टली समझेंगे कि व्हाट इज़ द बेस ऑफ इवेंट इंडस्ट्री या वेडिंग प्लानिंग। अगर आपको अपना वेडिंग प्लानिंग में करियर बनाना है ना, तो ये वीडियो को पूरा देखना। लंबा वीडियो है बट ट्रस्ट मी, ये एक वीडियो इज लाइक साहिल भाईज 12 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। तो उतना दिल से उन्होंने इस वीडियो में बात किया है। तो दिल मिलते हैं वीडियो के अंदर एंड होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। एंड वीडियो को चालू करने से पहले ही लाइक और सब्सक्राइब करना। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ इवेंट्स एक्सपर्ट, जिसमें हम लोग लाते हैं हमेशा नए गेस्ट को। तो आज के जो गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है। फ्रोजन एप्पल वेडिंग, अगर आपने सुना होगा, उदयपुर की टॉप वेडिंग प्लानिंग कंपनी है। एंड साहिल ठाकुर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। एंड सिर्फ वो टॉप कंपनी नहीं बोलूंगा, जैसे उदयपुर वर्ल्ड के टॉप 5 डेस्टिनेशंस में से एक है, वैसे साहिल ठाकुर की जो कंपनी है फ्रोजन एप्पल, वो भी उदयपुर के टॉप वेडिंग प्लानर्स में से एक है। उन्होंने 250 प्लस कपल्स को अभी तक सक्सेसफुल वेडिंग प्लान करने के अंदर हेल्प की है। एंड काफी अवार्ड्स उनकी कंपनी जीती है, जैसे टाइम्स बिजनेस लीडर ऑफ राजस्थान 2017, वेडिंग सूत्रा, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, वेड मी गुड, एंड क्या क्या अवार्ड जीती है। साहिल ठाकुर के आपने बहुत सारे कंपनीज के पिक्चर्स देखे होंगे इंटरनेट पे जो वायरल होते हैं। उनकी कंपनी और उनका हार्डवर्क रीजन है इस सक्सेसफुल इवेंट कंपनी को खड़ा करने के लिए। एंड आज मैं साहिल ठाकुर जी से बात करने वाला हूं, जो कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, उनके सारे एक्सपीरियंस के बारे में। एंड इस वीडियो में मैं जितना हो सके उतना उनका एक्सपीरियंस बाहर लाने की ट्राई करूंगा। एंड जितना हो सके आप इस वीडियो से लर्न करने का ट्राई करिए। वेरी वार्म वेलकम साहिल भाई। बहुत बहुत एक्साइटेड हूं मैं आपको इस चैनल पे होस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच मिस्टर यश, इतना सुंदर इंट्रोडक्शन देने के लिए। मीन्स आपने जो इंट्रोडक्शन में ही सम अप कर लिया। आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब मैं अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करूं आगे वर्ड्स में, बिकॉज इतने सुंदर तरीके से आपने मेरे बारे में लोगों को बताया है कि आई एम एक्साइटेड अब क्या नेक्स्ट आप मुझसे पूछने वाले हो और कन्वर्सेशन कहाँ जाकर खत्म होती है। ऑफ कोर्स साहिल भाई, एंड मैं सिर्फ एक होप रख रहा हूँ कि हम लोग ये जो इंटरव्यू है ना इतना अमेजिंग और इतना नॉलेज बेस करें कि जो भी हमारी ऑडियंस है वो कुछ ना कुछ आज घर से लेके जाए। तो मैं एक छोटा सा समरी दे देता हूँ। आज जो हम लोग इंटरव्यू करेंगे, तो पहले हम लोग जानेंगे कि आपने किस किस तरह से अपनी करियर की इसमें शुरुआत की। सेकंड हम लोग प्लानिंग के ऊपर जाएंगे, देन हम लोग डेकोर, एंड देन हम लोग वेडिंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे, सिंस श्योर। उदयपुर इज वन ऑफ द ड्रीम सिटी फॉर वेडिंग प्लानर्स एंड ड्रीम सिटी फॉर ब्राइड एंड ग्रूम्स एज वेल। तो आज का इंटरव्यू बहुत अमेजिंग होने वाला है साहिल भाई। एग्जैक्टली। होप तो सो। चलिए शुरुआत करते हैं कि आपकी जर्नी से। तो थोड़ा बहुत आपके बारे में बताइए, आपकी कंपनी के बारे में बताइए, ताकि हमारे ऑडियंस को और आपके बारे में पता चले। Okay, so the journey started in 2009. I was studying in 12th. मेरी 12th के एग्जाम चल रहे थे और मेरे पास एक कॉल आता है मेरे एक फ्रेंड का, दैट इज अ ह्यूज वेडिंग हैपनिंग इन उदयपुर, सिंस उदयपुर इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेडिंग डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, आई कैन से। एंड उस समय एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था उदयपुर के अंदर, जिसमें बहुत ऑलमोस्ट सारी 5 स्टार प्रॉपर्टीज बुक थी और artists like Sonu Nigam, Shankar Ehsaan Loy, and all these people are performing there. So since I come from a middle class family, मैं I could not imagine कि वो wedding मतलब क्या होती है, destination wedding या फिर एक big fat wedding या एक grand wedding क्या होगी। हमारे लिए तो wedding एक normal एक layman के लिए wedding क्या होती है। So he said that you will be paid 1,000 rupees or 2,000 rupees per day and we have to work as a freelancer there. तब ये फ्रीलांसर वर्ड मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना था कि ये फ्रीलांसिंग होती क्या है। मैंने कहा दैट डजंट एक्साइट्स मी, बिकॉज I was earning from other sources. I used to repair mobiles because I was a tech guy since my childhood. मुझे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी, तो just to maintain my pocket money I used to repair mobiles and I used to make 15-20,000 rupees every month. So I said no, मतलब मैं नहीं आऊंगा, what else? Then he said Sonu Nigam is performing there. मैंने कहा फिर तो मैं आऊंगा, because since my childhood I was so keen towards music. I learned classical music in my school days and मैंने कहा मुझे कैसे भी करके सोनू निगम को देखना है। मैंने कहा शर्त एक है, अगर मुझे बैक स्टेज ले जाकर
तभी बैक स्टेज शब्द भी मैं अभी बोल पा रहा हूँ, उस समय मेरे का मुझे कैसे भी करके सोनू निगम के साथ एक फोटो चाहिए, या तो फिर मुझे उनको मिलना है, अगर इतना हो जाएगा तो मैं आ रहा हूँ, ये कमिटमेंट चाहिए। बोले हो जाएगा। So I went to that wedding, and there was a company called Shadi Online from Delhi. They were handling the project, and I met Vandana Bhardwaj there, and she is one of the most famous wedding planner in India, and she has clients like, I cannot name their clients because it's confidential. So you can imagine like they are pretty good in their job. So मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, and ट्रस्ट मी, मेरा वो जो 4 दिन का एक्सपीरियंस था, 4-5 दिन का एक्सपीरियंस, चेक-इन से लेकर चेकआउट तक, आई वाज़ अमेज्ड, लाइक एवरी सेकंड देयर इज समथिंग हैपनिंग जो मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। राइट फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग द इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स ऑफ 5 स्टार प्रॉपर्टीज लाइक उदयविला, सिटी पैलेस, जग मंदिर, ज़नाना महल, जो बहुत फेमस डेस्टिनेशन वेन्यूज हैं उदयपुर के। उसके बाद आर्टिस्ट को आते जाते देखना, और इतने सारे टैलेंटेड लोगों को वहां पर देखना इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्ट, और एक ऐसे लोगों की लॉबी देखना जिनको मैंने कभी एनकाउंटर नहीं किया था। रिच पीपल, यू नो, वन ऑफ द रिच गेस्ट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब वर देयर, एंड मैं कहा ये मजा आ रहा है। सो वेरी फर्स्ट डे आई वाज वेयरिंग नॉर्मल क्लोथ्स, मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या प्रोफाइल होने वाला है, एंड प्रोफेशनल कोई बैकग्राउंड था नहीं। सेकंड डे मैं गया सूटेड बूटेड हो गया, मैंने कहा यहाँ पर मुझे काम करना है और मुझे इनसे सीखना है। देन सेकंड डे था फंक्शन, एंड द वेरी फर्स्ट डे द फंक्शन वाज मेहंदी का फंक्शन। मैंने डेकोर देखा, मेरे तो होश उड़ गए, आर्टिस्ट तक तो मैं अभी तक पहुंचा ही नहीं था। सो व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग, बिकॉज जो भी ये सुन रहा है ना, जिन्होंने अभी तक वेडिंग इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस नहीं किया, उनके माइंड में एक क्यूरियोसिटी होती है कि कैसी होती हैं बड़ी शादियां। छोटी शादियां सबने देखी हैं अपने आसपास के रिलेशनशिप से, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, या फिर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा। हमने तो उस समय पे यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं देखी थी, यूट्यूब भी इतना एक्सेसिबल नहीं था, फोन में डेटा ही नहीं होता था, राइट। एंड ऐसे हमारे पास गैजेट्स भी नहीं थे जिन पे हम यूट्यूब एक्सेस कर सकें, और तब यूट्यूब ट्रेंड में नहीं था, तो और उस समय इतना सारा कंटेंट था भी नहीं इंटरनेट पे कि आप बैठ के एक एक वीडियो देखो, प्री वेडिंग शूट देखो, या इन प्रॉपर्टीज के बारे में जानो। तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस इतना शानदार था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो फर्स्ट वेडिंग मेरे लिए आज तक की सबसे बड़ी वेडिंग है। उसके बाद मैंने उससे 5 टाइम्स बड़ी वेडिंग्स एग्जीक्यूट कर ली, उस टाइप की वेडिंग से मैं पार्ट रह चुका हूँ, मेरे खुद के क्लाइंट्स रह चुके, बट दैट फर्स्ट वेडिंग इज स्टिल लिंगरिंग इन माय माइंड, मतलब आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। एंड आई कैन, मैं वो पैशन अभी भी आपकी बातों से देख पा रहा हूँ कि वो फर्स्ट वेडिंग के बारे में आप बात करते हुए अभी भी उतना ही एक्साइटेड है। यस, तो ये रीजन था, मतलब सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि स्पेसिफिकली आपने वेडिंग्स क्यों स्टार्ट किया, बट एक बार जो वेडिंग्स के अंदर आ गया, वो वेडिंग्स को छोड़ पाना बहुत मुश्किल है, एंड वो मेरा भी सेम रीजन है। देखिए, आपके इसी क्वेश्चन को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ कि मैंने प्रोफेशनली इस जॉब को क्यों एक्सेप्ट किया। देखो क्या होता है, पहली वेडिंग एक एक्सपीरियंस थी, खत्म हुई, भूल गए, लेकिन मैं तो नहीं भूला। मैं अगर एज अ वेडिंग प्लानर इस जॉब पे एक्सेप्ट नहीं भी करता तो मैं शायद नहीं भूलता उस एक्सपीरियंस को। तो मैंने फुल टाइम इस वेडिंग प्लानिंग को क्यों एक्सेप्ट किया, और इसके पीछे ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ अपनी कंपनी फॉर्म कर दी और मेरे काम करना स्टार्ट कर दिया। हमें बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं बताते थे कि कंपनी फॉर्म कैसे करते हैं, बिकॉज आई वाज स्टडिंग इन 12th। मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, मेरे फादर का बिल्कुल ही डिफरेंट लाइन है, ही इज अ स्क्रैप सप्लायर। तो मेरे पास कोई फैमिली से गाइडेंस नहीं थे, और उस समय मेंटर्स नहीं थे इंडस्ट्री के अंदर जो आपको बैठ के सिखाएं वेडिंग प्लानिंग। आपके जैसे लोग भी नहीं थे जो ऑनलाइन एजुकेशन दें कि वेडिंग प्लानिंग कंपनी कैसे चलती है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो मेरे लिए बिल्कुल नई चीज थी, एंड इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि अपने सीनियर से, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, उनसे मैं पूछूं कंपनी कैसे फॉर्म करते हैं। मतलब उस समय कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो सीरियसली लेंगे भी कि नहीं। एंड सबसे पहला क्वेश्चन आता कि तुम्हें क्यों कंपनी स्टार्ट करनी है मेंस। और अंदर ही अंदर हमको ये भी पता था, मुझे ये पता था कि ये कोई आसान काम नहीं है, इतनी बड़ी वेडिंग चल रही है बैक टू बैक, और मैं अकेला थोड़ी यहाँ काम करने वाले, 500 जने काम करे बैकएंड पे। क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं 200 250 500 जनों की टीम मैनेज कर सकता हूँ, इतने वेंडर्स के साथ इतना बड़ा फाइनेंस हैंडल कर सकता हूँ, इतनी टेक्नोलॉजी मेरे को पता भी है। उस समय तो हमें ये भी नहीं पता होता था कि आरसीएफ साउंड क्या होता है, जेबीएल साउंड क्या होता है, या दूसरी टर्म्स क्या होती हैं, डेकोर के अंदर फ्लोरल कितने टाइप्स के होते हैं, या ट्रस किसको बोलते हैं, या फिर फैब्रिक कितने टाइप के होते हैं। तो आप समझो इतनी स्टडी स्क्रैच से करना कोई आसान बात नहीं थी, बट मुझे एक जुनून सवार हो गया कि करना तो मुझे यही है। इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ।
तो हुआ क्या, हमारे पास मेरे पास स्पेशली उस वेडिंग के दौरान कोई स्पेसिफिक रोल नहीं था कि आई एम हेडिंग डेकोर, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, या आई एम फुल फ्लेजली हेडिंग द लॉजिस्टिक पार्ट या हॉस्पिटैलिटी पार्ट. आई वाज जस्ट अ पर्सन हु इज देयर इन स्टैंड बाय, कि लोकली अगर कुछ भागदौड़ करने का काम पड़ गया, लोकल सपोर्ट जिसको बोलते हैं, लोकल एक्सपर्ट, क्योंकि उदयपुर की मुझे पूरे नॉलेज थी कहाँ पर क्या चीज़ है, तो हो सकता है कि मुझे वो काम दे. अदरवाइज हम प्रॉपर्टी में घूम ही रहे थे, मैं और मेरा फ्रेंड, जो हम फ्रीलांसिंग करने वहां पर गए थे. तो थर्ड डे हमारे पास हमारे सीनियर्स का फोन आता है, वो कहते हैं कि 2 फैमिली हैं, उनको आप लेकर जाओ और इनको उदयपुर घुमाओ, और इनको शॉपिंग वॉपिंग करनी हो तो देख लेना. हमें ये तक नहीं पता होता कि जब आप किसी ग्रुप को शॉपिंग कराने लेके जाते हो, तो आर्ट शॉप्स जो होती हैं, जो टेक्सटाइल वाले होते हैं, वो आपको कमीशन देते हैं 30, 40, 50%. जो जो गाइड ट्रेड के अंदर चलता है, जो टूरिज्म ट्रेड के अंदर चलता है. तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, जो गाड़ी में था, मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हैं इनको, तो ये साइड कि सबसे पहले सज्जनगढ़ ले जाएंगे, फिर सैलियों की बाड़ी ले जाएंगे, इनको थोड़ा घुमाते हैं, और फिर शॉपिंग वॉपिंग करा देंगे. ही वॉज ऑल प्रिपेयर्ड कि 2 गाड़ियां हैं हमारे पास, 2 ग्रुप हैं, 8-10 लोग हैं, इनको शॉपिंग कराएंगे, 10-12 लाख का बिल बनेगा, इतनी कमीशन उसकी बनने वाली. ही वॉज ऑल प्रिपेयर्ड. मुझे तो कुछ नहीं पता. एंड हाउ ओल्ड आई वाज जस्ट 18 years old एट दैट टाइम. तो हुआ क्या, जो ग्रुप हमारे साथ है, हम गए एक आर्ट शॉप पे, पेंटिंग की शॉप पे. वहां पर जो चीजें उन्होंने सेलेक्ट करी, बिल बना कुछ 8-8.5 लाख रुपए का. तो अब यार दिखती है चीज कि 8-8.5 लाख रुपए की चीज नहीं है, और मेरे सामने कोई मेरे ही गेस्ट को, जो मेरी जिम्मेदारी है, उसको बेवकूफ बना रहा है, चाहे वो दुकान वाला हो या चाहे वो कोई भी नहीं. तो मैंने कहा नहीं सर. एंड जो हमारे साथ ग्रुप था, मिस्टर हरमन थे उसके अंदर, ही इज स्टिल इन टच विथ मी. ही वॉज रेडी टू पे द मनी. वो उन्होंने अपने कार्ड्स निकाले, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी थे, पे करने के लिए. मैंने कहा सर रुको, और लेट्स प्लीज वेट एंड लेट्स नेगोशिएट. एंड वो इतने काइंड थे कि उनको लग रहा था आर्टिस्ट के साथ, आर्टिस्ट शॉप में यहाँ पे नेगोशिएट भी क्या करें, मतलब लेट्स पे एंड गो मूव फॉरवर्ड. मैंने उनको ऑलमोस्ट 60-70% डिस्काउंट करा के दिया उन आर्ट पे. ये बात उनके जहन में ऐसी छप गई, वो सीधा गए, उन्होंने हमारे जो सीनियर्स थे शादी वाले, उनको बोला कि दिस गाय हैज रियली हेल्प्ड अस एंड ही इज वेरी जेन्युइन एंड बहुत ईमानदार लड़का है. उन्होंने वो बात पहुंचाई, जो हमारे साथ ग्रुप थे, उन्होंने ये बात उनको भी बोले जिनकी डॉटर की शादी थी, मिसेस साविलानी को. मिस्टर साविलानी ने मुझे बुलाया, मुझे अप्रिशिएट किया, एक रिवॉर्ड भी दिया, गिफ्ट भी दिया. एंड इस इंप्रेशन के साथ मेरे रिलेशनशिप्स जो शादी ऑनलाइन के साथ थे, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन गए. उनको लगा कि नहीं, ये लड़का उदयपुर में बहुत काम का है और बहुत अच्छा है, इसके साथ हमें हमेशा काम करना है. वहीं पर उन्होंने मुझे कह दिया कि आगे आने वाले टाइम में 3-4 शादियां और है और आपको पार्ट बनना है. तो एक तो ये कमिटमेंट उनका कि 3-4 शादियां और आने वाली है, मैं एक्साइटेड और हो गया, क्योंकि उनके जो प्रोजेक्ट्स होते थे सब बड़े, कोई ना कोई आर्टिस्ट आते हैं, और मुझे आर्टिस्ट को देखना, उनके साथ फोटो खिंचवाने में बहुत मजा आता था उन दिनों में. अब तो ठीक है, अब कॉमन हो गया बहुत. तो वो चले गए. मैंने कहा अब मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं खुद से. तो मैंने इंटरनेट पे स्टडी करना स्टार्ट किया कि कंपनी कैसे फॉर्म करते हैं, वेबसाइट कैसे बनवाते हैं, डोमेन कैसे बुक करते हैं, ये सब चीजें. वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई. और मैं आपको फिर से बता दूं, नॉर्मली जब इंटरव्यूज में देता हूं या किसी ब्लॉग पे मैं लिखता हूं, मैं इतना डिटेल में नहीं बताता, सिंस इट्स एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग. जब तक मैं इतना डीप में जाकर नहीं बताऊंगा ना, तो सुनने वालों को ये पता नहीं चलेगा कि एक इंसान किसी आइडिया को या किसी इंस्पिरेशन को बिजनेस में कन्वर्ट कैसे करता है. टुडे माय कंपनी, लाइक द वे यू एक्सप्लेन, इट्स डूइंग प्रीटी वेल. वी आर वेल नोन एंड हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन है. लेकिन जो इसकी स्टार्ट हुई थी, आप सोचिए कहां से हुई, कितने छोटे लेवल से हुई. और उसको मैं जब वर्बली कहता भी हूँ कि छोटा लेवल, वो छोटा लेवल नहीं था. मतलब मेरे लिए तो आज भी उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने में मेरे को गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि अगर वो दिन नहीं होते मेरे लाइफ के अंदर, तो मैं शायद यहाँ पर बैठ के आपसे बात भी नहीं कर रहा होता, आप मुझे जानते भी नहीं होते. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. एंड आपने ये बहुत सही बात बोली है कि ये इंडस्ट्री में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो स्टार्टिंग में जो गाइडेंस चाहिए होता है ना, उसकी बहुत कमी है. जैसे अभी तो हम लोग ये कर रहे हैं, और आप जितना आप डिटेल में बोल रहे हैं ना, मुझे सुनने में उतना ही मजा आ रहा है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपनी भी जर्नी इमेजिन कर रहा हूँ कि अच्छा मैंने भी ऐसा कुछ किया था. और बहुत जो देख रहे हैं ना, उन लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री दिखने में तो ब्यूटीफुल है ही है, बट इसकी जो जर्नी है ना, वो सीधा ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट किया और ये, इसके पीछे भी एक
प्रोसेस है, मेहनत है, तो आज यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत मजा आ रही है मुझे तो बात करने में। एंड तो साहिल भाई, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे आपने बताया कि आपने स्टार्ट कैसे किया, आपकी उदयपुर में ही जर्नी स्टार्ट हुई, अब आपने जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत जगह प्लान की, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, हर जगह प्लान किया, बट सिंस ये टॉपिक है ना जो उदयपुर को लेके, बिकॉज उदयपुर इज द ड्रीम सिटी, राइट, तो उदयपुर किस तरह से अलग है बाकी सारे वेडिंग डेस्टिनेशन से? आपका क्या एक्सपीरियंस है उसके? देखिए मैं बताता हूँ, जो मेजर मार्केट कोविड से पहले या फिर 5 इयर्स में रहा है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है, उदयपुर को या फिर इंडिया के कल्चर को सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्टेड होता है इस इंडिया के कल्चर से? वो लोग जो जिन्होंने इंडिया आज से 15-20 साल पहले छोड़ दिया था, अब वो एनआरआई हैं और बाहर रहते हैं, यूएसए, लंदन या फिर दुबई या सिंगापुर या फिर कनाडा, किसी अलग अलग कंट्रीज में। उनको अपने बच्चों की शादी यहाँ पर करनी होती है। यहीं से मैं मानता हूँ कि डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड चालू होता है। उसके बाद जो डोमेस्टिक क्लाइंट्स होते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बैंगलोर, उन लोगों को भी लगा कि हम भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर सकते हैं। ठीक है। अब बाहर के लोग इंडिया को लेकर इतने अट्रैक्टेड क्यों होते हैं? वो थाईलैंड भी जा सकते हैं, वो इंडोनेशिया भी जा सकते हैं, बट इंडिया इतना लाइमलाइट में क्यों रहता है? क्योंकि एक तो इंडियन वेडिंग का जो कल्चर है, जो नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं, जिस फ्लो से, जिस शिद्दत से हर फंक्शन किया जाता है, जिस तरीके से हर फैमिली का मेंबर इन्वॉल्व होता है, इस कल्चर, इस ट्रेडिशन के साथ किसी और रिलीजन में वेडिंग होती नहीं। इसलिए इंडियन शादियां बहुत पॉपुलर होती हैं और ग्रैंड भी होती हैं। दूसरा, वाई उदयपुर? उदयपुर की अगर मैं पैलेशियल ब्यूटी की बात करूं, इफ यू सी सिटी पैलेस, इफ यू सी उदय विलास, और अभी तो काफी सारी नई प्रॉपर्टीज आ गई हैं, एंड इफ यू सी अदर प्रॉपर्टीज लाइक देवीगढ़, फतेहगढ़, ये इतनी सुंदर प्रॉपर्टीज हैं। इनकी सिटी पैलेस की, या फिर मैं सिटी पैलेस के जो कंपोनेंट्स हैं, जग मंदिर, जनाना महल, मानिक चौक की इनकी बात करूं, तो इनकी जो हिस्ट्री है, these properties were built 500-600 years, like 1559 AD के इनके बिल्ड्स हैं, तब ये बनी थी। और जब आप इनमें एंटर करते हो और आप जब इमेजिन करते हो कि यहाँ पर हमारे बच्चों की शादी होने वाली, तो वो एक्साइटमेंट होती है। इसलिए उदयपुर जो है वो हमेशा लाइमलाइट में रहा है। उसके बाद number of celebrity weddings and the number of big fat weddings and events which happened in उदयपुर, उसकी वजह से इंडिया जो उदयपुर है वो हमेशा खबरों में बना रहा है शादियों को लेकर। प्लस यहाँ का जो जो एनवायरमेंट है 12 ही महीने बहुत अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। आप जब भी ट्रैवल करोगे उदयपुर, आपको एक प्लेजेंट वेदर मिलेगा, राइट? तो इवेंट के हिसाब से, वेडिंग के हिसाब से एग्जीक्यूट करना, इवेंट को ऑर्गेनाइज करना दूसरी सिटीज के कंपेयर में, डेस्टिनेशंस के कंपेयर में बहुत सूदिंग रहता है यहाँ पर। यस, ग्रेट। ठीक है साहिल भाई, तो साहिल भाई अभी तो जैसे आपने अपनी कंपनी को काफी साल हो गए और काफी वेडिंग्स प्लान कर लिए, तो अब जो करंटली है वो आपके कंपनी का, आपका मिशन और विजन क्या है? मतलब आप क्या सोचते हैं कि अभी 5 इयर्स में कैसा होगा आपका कंपनी का, और क्या मतलब आपका फोकस है अभी वेडिंग इंडस्ट्री को लेकर? देखिए, मैं वन लाइन में अगर मिशन को समराइज करूं, सो व्हेन आई नेम्ड माय कंपनी फ्रोजन एप्पल, मेनी पीपल यूज्ड टू आस्क मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रोजन एप्पल, डज इट इवन रिलेट विद द इवेंट इंडस्ट्री और योर वेडिंग बिजनेस? आई सेड यस। सो I gave them meaning. Freeze your memories with sweetness. Wow. Right. So this is my lifetime mission for about my company. Freeze your memories with sweetness. कि हम कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे। आपका कम बजट है तो हम काम तब भी करेंगे, ज्यादा बजट है हम काम तब भी करेंगे, बट एक्सपीरियंस आपका वही रहेगा जो हमारी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है। अब बात आती है विजन की। देखिए विजन क्या है, मैं ज्यादा लंबा विजन लेकर नहीं चलता, 4 साल 5 साल का। मैं 1 साल का टारगेट लेकर चलता हूँ कि 1 साल में हमको वक्त के साथ इवॉल्व करना है, नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, नए मार्केटिंग और प्रमोशंस के तरीकों के बारे में जानना है, क्लाइंट सर्विस के बारे में जानना है, क्योंकि हर हर साल क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन है वेडिंग प्लानर से वो बढ़ती जा रही है। तो मुझे बस ये लगता है कि हम पिछड़ ना जाए, हम अपने आप को इतना अपग्रेड करते रहें, इतना इवॉल्व करते रहें कि हम उनको डिलीवर कर सकें। बाकी विजन यही है कि बस हम ग्रो करते रहें, कभी ये जो कारवां है ये रुके नहीं। बिकॉज I started when I was in the age of 18. Today I'm 30 years old. And I still believe next 20-25 years I have to be and work as a wedding planner.
तो अगले 20-25 साल का अगर मैं कार्यकाल देखूं तो मुझे वेडिंग प्लानर के तौर पे ही काम करना है। तो मुझे इवॉल्व करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर मैंने नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो अभी तक आपने जो खुद को इवॉल्व किया है, जैसे आपने बताया था कि आपको कोई गाइडेंस नहीं थी, आपने स्टार्ट किया कहीं एक फ्रीलांसर के जैसे, फिर आपके दिमाग में आया खुद की कंपनी स्टार्ट करना है, तो वो जो पूरा प्रोसेस था ना कि आपने किस तरह से सीखा, क्योंकि वो टाइम पे मुझे पता है सीखना इतना डिफिकल्ट था। अभी तो कॉलेजेस भी है, अभी आप अभी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आप जाके सीख सकते हैं, फ्रीलांसिंग इवेंट्स कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस यस। देख सकते हैं। बट वो टाइम पे फिर आपकी जर्नी कैसे थी? आपको काफी मेहनत लगी होगी सीखने में। देखिए, मेहनत नहीं लगी। मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक कोई मेहनत करी है। मैंने अपने काम को एंजॉय किया, और जब आप किसी चीज को एंजॉय कर रहे होते हो तो आपको एहसास ही नहीं होता कि आपने मेहनत करी, बिकॉज ट्रू। आई नो इट साउंड्स इट साउंड्स डिफरेंट व्हेन आई से दिस स्टेटमेंट, बट ट्रस्ट मी, जब आप किसी काम को एंजॉय करते हो ना, तो आपको मेहनत का एहसास नहीं होता, चाहे 4 दिन काम करो या 5 दिन काम करो। हाँ, जिस दिन ये काम मुझे हेडेक लगने लग जाएगा, मुझे स्ट्रेस में आने लग जाऊंगा, उस दिन मैं हो सकता है काम करना ही बंद कर दूं। तो मैं, आपका सवाल था कि मैंने सीखा कैसे, इनकी बेसिक्स कैसे सीखे। तो फर्स्ट वेडिंग का एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। उस वेडिंग के अंदर मैंने कुछ काम नहीं किया, बस वो एक्सपीरियंस जो था उनका नेगोशिएशन वाला और वहां से एप्रिसिएशन अर्न करने वाला, दैट वाज, उससे मेरे को एक पुश मिला, एक मोटिवेशन मिला। सेकंड वेडिंग जब मेरे पास आई, तो मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि क्या डिपार्टमेंट से। तो मैंने अपने जो सीनियर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे किसी डिपार्टमेंट में डालो। सो दे केप्ट मी इन हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट। And trust me, I still believe, and I tell my clients also, that guest management and hospitality is the backbone of an event. और जो भी लोग सुन रहे हैं ना, जिनको इवेंट कंपनी स्टार्ट करनी है, जो ऑलरेडी इवेंट कंपनीज रन कर रहे हैं, आप ये इस बात पे गांठ बांध लो कि हॉस्पिटैलिटी और गेस्ट मैनेजमेंट किसी भी डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी नहीं भी होगा तो चलेगा, डेकोर बहुत ज्यादा ग्रैंड नहीं भी होगा तो चलेगा, अगर गेस्ट मैनेजमेंट, चाहे वो 100 जनों की शादी है, 50 जनों की शादी है या 500 जनों की शादी है, अगर प्रॉपर नहीं है तो वेडिंग सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि आप जितनी भी चीजें ऑर्गेनाइज करते हो, एक होस्ट जब इतना पैसा खर्च करता है, वो किसके लिए करता है? गेस्ट के लिए। अगर गेस्ट को अच्छा असिस्टेंस नहीं मिल रहा है, टाइम से गाड़ियां नहीं मिल रही है, उनको पिकअप एंड ड्रॉप टाइम से नहीं मिल रहे, या 24 आवर सर्विस नहीं मिल रही, तो वो उनके लिए आप कितना भी पैसा खर्च करो, वेडिंग वेस्ट है, राइट। सो मैंने हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट को एक्सपीरियंस किया, फिर मैं लॉजिस्टिक्स में घुसा, और साथ ही साथ जब मैं अपने काम से फ्री होकर फंक्शन स्टार्ट हो जाता था, जाके खड़ा होता था, तो मैं स्टडी करता था, साउंड लगा हुआ है, तो मैं सीधा, मैं ब्रांड पे, प्रोडक्ट पे, टेक्नोलॉजी पे नहीं जाता था, मैं सीधा जाता था वेंडर पे कि ये साउंड किया किसने, मैं अच्छा। उसके साथ जाके खड़ा होता था। तो मुझे ऐसे उदयपुर में पता चला कि उदयपुर में साउंड का काम, साउंड और लाइट का काम और विजुअल्स का काम है इनका, मेगा साउंड, सिद्धार्थ भैया, सिद्धार्थ चौहान। लाइक मैं उनको भैया ही बोलता हूँ, बिकॉज मैं उस टाइम से उनको डिलीवरी देते हुए देखता आ रहा हूँ बेहतर तरीके से, कि मेरे पहले इवेंट से लेकर अब तक मैंने उनको ग्रो करते हुए देखा है। सो ही इज लाइक माई मेंटर इन दिस इंडस्ट्री। तो मैं उनसे मैं मिला, उन, और सिंस ही वाज फ्रॉम उदयपुर ओनली, ही इज फ्रॉम उदयपुर ओनली, तो मैंने उनसे मिलना स्टार्ट किया और मैंने उनसे लर्न करना स्टार्ट किया। फिर कुछ इवेंट्स करने के बाद मैं मिला ऋतुराज जी से, जो कहा जाता है, जिनको मैं भी मानता हूँ, जो इंडिया के इवेंट के अमिताभ बच्चन है, इवेंट इंडस्ट्री के। एंड उनके सेटअप्स पे जब मैं गया, मैं उनका डेकोर देख के तो मेरा दिमाग खराब हो जाता था कि इतना अच्छा काम भी कोई कर सकता है क्या। मतलब मैं ही ऐसा फील कर रहा हूँ तो गेस्ट कैसा फील करते होंगे, या जो होस्ट है वेडिंग का, उसको कितना प्राउड फील होता होगा कि ये सब हमने ऑर्गेनाइज किया है, ट्रू। हमारे टीम ने। उसके बाद मैंने छोटी छोटी डिटेलिंग पे ध्यान देना स्टार्ट की कि ये हैम्पर्स कहाँ से आते हैं, कौन वेंडर हैं, या फिर हाथी घोड़े कहाँ से आते हैं शादियों के अंदर, विंटेज कार कहाँ से आ रही है, या फिर वॉकी टॉकीज कहाँ से आ रहे हैं। मैंने लिस्ट लिस्ट डाउन करना स्टार्ट किया कि इन सब के वेंडर्स कौन है। फिर मैंने एक चीज बांध ली कि मुझे इन वेंडर से रेगुलर बेसिस पे मिलते रहना है, और these vendors started giving me so much of pleasure and respect, because they used to see me. I was the only guy from Udaipur जो दूसरी इवेंट कंपनीज के लिए उन दिनों काम करता था। तो दे यूज्ड टू सी मी कि ये बंदा हमको हमेशा दिखता है इवेंट के अंदर, और बड़ी बड़ी शादियों का पार्ट होता है ये, तो इससे बना के रखनी है। तो मैं भी हक से कॉफी या चाय पीने चला जाता था उनके यहाँ, और मैं उनसे 2-2 3-3 घंटे बैठ के बात करता था कि ये कैसे करते हो, इसकी प्राइसिंग क्या होती है, डेकोर कैसे होता है। फिर मैं टेंट वालों से मिला, फ्लोरल वालों से मिला, लाइट वालों से मिला, दूसरी साउंड कंपनी से मिला, लोकल लॉजिस्टिक्स कहाँ से आता उनसे मिला। ऐसे करते करते जो मेरा
जो नॉलेज था वेडिंग इंडस्ट्री, उदयपुर वेडिंग इंडस्ट्री को लेकर बहुत अच्छा हो गया, मेरे कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हो गए। फिर मेरे पास काम डायरेक्ट क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, आई वाज ऑलवेज डिपेंडेंट कि बाहर से कोई इवेंट कंपनी आएगी और वो मुझसे काम कराएगी। तो बाहर से भी कोई इवेंट कंपनी आती थी, ज्यादा से ज्यादा वो मुझसे गेस्ट मैनेजमेंट लेते थे, और अल्टीमेटली मुझे भी गेस्ट मैनेजमेंट के लिए टीम बाहर से लानी पड़ती थी, दिल्ली या बॉम्बे से। उदयपुर में तो एक भी बंदे को इवेंट आता ही नहीं था, और मैं बैठ के एक दूसरे को सिखाने से तो रहा, तब मुझे ये भी नहीं पता था सिखाते कैसे। True. तो ये सब फन पार्ट भी था, कहीं ना कहीं मैं स्ट्रक भी हो जाता था, तो मैं अपने सीनियर्स को फोन करता था कि ये चीज कैसे करनी चाहिए, ये चीज कैसे करनी चाहिए। इसके बाद आपके अगले क्वेश्चन के बाद मैं बताऊंगा मेरे पास फर्स्ट प्रोजेक्ट आया कैसे, और वो जर्नी वहां से फ्रोजन एप्पल की एक्चुअल जर्नी 2011 में चालू कैसे हुई। 2009 से 2011 तक मैंने दूसरी कंपनीज के लिए काम किया, एंड वो मेरा यूं मान के चलिए इवेंट मैनेजमेंट कोर्स था, बिना किसी टीचर के। उसके बाद में 2011 से मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। ओके, परफेक्ट। तो यही आपने जो बोला है उसी क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज ये फ्लो बहुत सही है। तो जी अभी जैसे आपने आपने खुद की कंपनी स्टार्ट की, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट के से ही हम लोग शुरुआत करते हैं कि किस तरह से वो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपने आया। और जब वो फर्स्ट प्रोजेक्ट आया तो सबसे पहला होता है कि अब आपने एक्सपीरियंस ले लिया था, तो वो बट आपने कहीं और काम करके एक्सपीरियंस लिया था, तो खुद पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करना उदयपुर में, वो कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट किया और वो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपने क्रैक कैसे किया? बिकॉज वो टाइम पे, बिकॉज जैसे मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था उसको भी मैं कंबाइन कर लेता हूँ, जैसे कंपटीशन, ठीक है, बहुत सारी इवेंट कंपनीज होती है, तो एक जो बिगिनर होता है तो उसको एक पिच करना, और एक जो बहुत बड़ी कंपनीज है जो ऑलरेडी पिच कर रही है, तो वो सब आपने किस तरह से किया फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर? देखिए, मुझे सिंस आई सेड मुझे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा शौक था शुरू से, और व्हेन आई सेड टेक्नोलॉजी इट इंक्लूड्स इंटरनेट हो गया, चाहे वो कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, या वो किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी उसके बारे में जानने के लिए। तो कंपनी रजिस्टर करने से पहले मैंने बुक किया डोमेन, अच्छा। ठीक है? डोमेन बुक कर लिया। अब मुझे मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं किसी डेवलपर के पास, और उन दिनों डेवलपर कितने पैसे चार्ज करते थे, मतलब इन्हीं बहुत सारा। वेबसाइट के अभी जाकर 4-4 5-5 हज़ार में, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं कहूँ कि फ्री में भी वेबसाइट बन जाती है। आप wix.com पे चले जाओ या इस पे चले जाओ, आपको बहुत सस्ते में वेबसाइट्स बन जाती है, फ्री में भी बन जाती है। आपको सिर्फ डोमेन और होस्टिंग लेनी होती है। कितने ऑप्शंस में तो होस्टिंग भी नहीं लेनी होती है। तो उन दिनों डेवलपर चार्ज करता था 35-40 हज़ार रुपए, मेरे पास तो 3 हज़ार भी नहीं होते थे उस समय। और जो मैं इवेंट से कमाता, साल में 4 वेडिंग्स आती थी मेरे पास, और वहां से जो मैं पैसे कमाता था वो मेरे दूसरे खर्चों में चले जाते थे। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे वेबसाइट बनानी है, तब एक्चुअल में मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था जेब के अंदर। तो मैंने डोमेन बुक किया पापा से पैसे लेके। उसके बाद मैंने वेबसाइट खुद से बनाना सीखा, होस्टिंग खरीदी, डोमेन खरीदा, और मुझे कुछ 50 से 60 दिन लग गए वेबसाइट बनाते-बनाते, और बेसिक वेबसाइट। लेकिन उस बेसिक वेबसाइट ने कमाल कर दिया। सिंस देयर वाज़ नो कॉम्पिटिशन ऑन गूगल, एसईओ पे जो कीवर्ड्स के बारे में मैंने समझा यूट्यूब से या इधर-उधर से, आई यूज्ड टू सिट इन साइबर कैफे फॉर 8 आवर्स 10 आवर्स कंटीन्यूअसली। फिर मैं नोट्स बनाता था कि एसईओ क्या होता है और कैसे वेबसाइट की रैंकिंग होती है, जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। सो 50-60 दिन की मेहनत के बाद मैंने रियलाइज किया कि जब भी कोई लिखता है वेडिंग प्लानर इन उदयपुर, मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर आती है। वाह। तब कोई कंपटीशन था ही नहीं, हाँ। है ना? आज की तारीख में तो 500-600 वेबसाइट्स खुल जाती हैं, एंड देयर आर मोर देन 500 वेडिंग प्लानर्स इन आवर टाउन। इतना मार्केट ग्रो कर चुका है। तो मेरे पास इंक्वायरीज आती थी, और मैं इतना लेजी होता था, अपना जो जीमेल जो ईमेल अकाउंट होता था, info@frozenappleevents.com, तो मैं उसको खोलता था 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, क्योंकि उन दिनों मैं कुछ और काम भी करता था, तो मैं वहाँ बिज़ी रहता था, एंड आई वाज़ लुकिंग फॉर परमानेंट जॉब आल्सो। तो मैंने एक दिन ईमेल खोला, मैंने देखा कुछ 15 से 16 इंक्वायरीज़ आई हुई मेरे पास, और मुझे ये नहीं पता होता था इंक्वायरी क्या होती है, लीड क्या होती है। मैं अपने बहुत बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने सबसे पहला ईमेल खोला, उसमें एक ईमेल था यूके से, कपल फ्रॉम यूके, एंड दे वर गेटिंग मैरिड इन देवीगढ़, उदयपुर। तो मैंने पढ़ा पूरा ईमेल, एंड उन्होंने एक एक्सेल शीट अटैच की हुई थी कि इस चीज़ का कोटेशन दो हमें। अब मुझे पता ही नहीं कि मैंने कहा चलो मैं कोटेशन में कुछ भी अमाउंट लिख देता हूँ और उनको भेज देता हूँ। बट जब करना होगा तो मैं करूँगा कैसे? Yes.
मैं टेंट वालों को समझाऊंगा कैसे कि ये उन्होंने मांगा, उन्होंने पिक्चर्स अटैच करके भेजे थे, इस टाइप के डेकोर चाहिए हमको ये, और इतना डिटेल्ड ईमेल था, एनआरआई क्लाइंट्स कैसे होते हैं यस। कि हमको ये पेस्टल कलर्स चाहिए, ये वो, उन्होंने कार्नेशन वर्ड लिखा हुआ था, वाह। ऑर्किड्स लिखे हुए थे, ठीक है। अब मुझे पता ही नहीं ऑर्किड्स क्या होते हैं, कार्नेशंस क्या होते हैं, समझ लो इतना बेसिक नॉलेज भी मुझे नहीं था, बिकॉज आई वाज कंप्लीटली न्यू इन दिस इंडस्ट्री। देख लिए थे लेकिन इतना डिटेल में जाकर पता नहीं था। तो मैंने उस इंक्वायरी को क्रैक मतलब रिवर्ट करने में कुछ, एक तो मैंने 15 दिन बाद, वो 15 से 30 दिन बाद मैंने वो ईमेल चेक किया। उसके बाद मैंने 15 दिन वो एक्सेल शीट का प्रिंट ले लेके घूमा मैं, कि आज टेंट वाले से मिलता हूँ, आज फूल वाले से मिलता हूँ, आज इससे मिलता हूँ। मैंने जैसे तैसे क्वेश्चन किए और ज्यादा नहीं 10% मार्जिन ऐड किया और उनको मैंने ईमेल सेंड किया। एंड देन उनका रिप्लाई है विद इन 3 आवर्स कि हम 4 दिन बाद उदयपुर आ रहे हैं और आपसे मिलते हैं। मैं उदयपुर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मतलब आप सोचो कि हम हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कम होता था मेरे अंदर कि मैं 4 जनों से बात करने में घबरा जाता था, अपनी उम्र से बड़े लोगों में या फिर थोड़े से ऊंचे रुतबे के लोगों से बात करने में। तो मैं कहा ये तो फॉरेनर आ रहे हैं, एनआरआई हमारे लिए फॉरेनर। मैं कहा फॉरेनर आ रहे हैं, इनसे मैं बात क्या करूंगा, मुझे पता ही नहीं होते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, मीन्स वो फराटेदार इंग्लिश में बात करेंगे, मैं तो इंग्लिश में बात भी नहीं कर पाऊंगा उनसे, समझे। मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। और उस समय कोई और वेडिंग प्लानर था नहीं जिसके सपोर्ट से मैं जाऊं कि मेरे पास क्लाइंट आया, आप मेरे साथ चलो, साथ में शेयरिंग कर लेंगे, प्रॉफिट आधा आधा कर लेंगे, इतनी समझ भी नहीं थी। मैं तो गाड़ी उठाई और चला गया। मैं मिला, उनका पहले ही कमेंट था, यू आर वेरी क्यूट। मैंने कहा ठीक है। शी आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आर यू, आई सेड आई एम 19 years old. Since how long you are doing this work? मैंने कहा it's been 1.5 year I am doing this job. One year or 1.5 year. She said आपने जो जो काम किए वो दिखाओ। तो मैंने काम उन दिनों ऑर्कुट भी चलता था, उन दिनों फेसबुक भी आ चुका था, तो फेसबुक के मेरे प्रोफाइल पे गया, मैंने उनको जो उस समय मैंने वेडिंग मतलब ये फेसबुक पे मैंने अपलोड किए हुए थे, इसलिए मेरे पास वो डेटाबेस था। अदरवाइज मैं वहां पर स्ट्रक हो जाता है कि मेरे पास कोई आईपैड नहीं था, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं उनको बैठ के दिखाऊं कि हमारा काम है। मैंने उनको अपने फेसबुक अपने फोन पे, मेरे पास ब्लैकबेरी का छोटा सा फोन होता, उस पर कुछ 5-7 फोटो देखा, उन्होंने कहा चलो ठीक है। इट मीन्स उनको लगा कि चलो पैलेस में काम किया हुआ है, उदयविलास में काम किया है और ये वो, और हार्डली उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था उदयपुर के अंदर, क्योंकि उन्होंने भी पूरा गूगल छान मारा होगा, मेरी वेबसाइट मिली होगी। और वेबसाइट पे भी आप ये मानो कि मैं नाम नहीं लूंगा, जिन कंपनीज के साथ मैंने काम किया उनकी वेबसाइट से कंटेंट कॉपी कर करके मैंने अपने आप पेस्ट कर दिया कि अबाउट अस में मान लो XYZ कंपनी का नाम है, तो मैंने अपना फ्रोजन एप्पल कर दिया। बाद में मैंने सब चेंज कर दिया था। मैं ये अतरंगी चीजें इसलिए बता रहा हूँ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जो मुझे सुन रहा होगा ना, मतलब वो इमेजिन कर सकता है कि आज जहाँ हम स्टैंड करते हैं और जहां से हमने स्टार्ट किया, ये जर्नी कितनी एक्साइटिंग रही होगी, और कितना डर भी लगा होगा मुझे कि मैं जो कर रहा हूँ कि मैं सही भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे साथ बैठ के डिस्कस किया और मोटा मोटा डेकोर फाइनल कर दिया, और जो कोटेशन था कोई नेगोशिएशन नहीं किया। मुझे ये भी नहीं पता था, और मतलब मेरा ये फुल टाइम इंप्रेशन बन गया कि ये जो बाहर के लोग होते हैं, एनआरआई लोग होते हैं, ये कभी भी नेगोशिएट नहीं करते। बाद में 2-4 साल बाद तो मुझे पता चला कि हमारे फील्ड में नेगोशिएशन इतना होता है कि आपके प्रॉफिट्स खत्म हो जाते हैं। ये बात के रोने धोने तो बाद में आए। तो मुझे बहुत मजा आया, मैंने प्रोजेक्ट उठाया, उसके कुछ 2-2.5 महीने बाद वो वेडिंग हमको एक्सिक्यूट करनी थी। मैंने वो पहली वेडिंग एक्सिक्यूट करी। हमारे इंस्टाग्राम पे उस वेडिंग के पिक्चर भी है, अगर किसी को देखनी तो, अमीशा एंड प्रेमल। मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा आपके, जैसे हाँ जैसे बात करोगे ना तो मैं हाँ, पिक्चर्स साइड में चलाते रहूंगा। यस, अमीशा एंड प्रेमल, उसका एक आप मंडप का पिक्चर दिखाइएगा, उसमें ये 2 पेंटिंग है, इस तरफ राजा है, इस तरफ रानी है। ये आइडिया पता नहीं मेरे पास कहाँ से आया, मैंने उनको दिया। और वो पेंटिंग मेरा एक आर्टिस्ट दोस्त है जो पेंटिंग बनाता है, उसने इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई, और वो कुछ 6x8 की 2 फ्रेम से, बीच में ट्रसिंग, फिर फ्लोरल वर्क और फिर स्ट्रिंग्स, हमने करके ऐसा करके उसको मंडप बना के दिया। वो इतना सुंदर लग रहा था, और जब वो वेडिंग चल रही थी, मैंने कहा ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया। I called my father कि पापा आ जाओ, मैंने काम किया है। He was surprised कि why he was surprised कि देवीगढ़ it's one of the 5 star properties, palatial property उनको, और वो भी मिडिल क्लास फैमिली है, मतलब we are from same family, sorry. So उन्होंने भी कभी ये सब चीजें एक्सप्लोर नहीं करी थी, उनके लिए भी था यार कि मेरा बेटा ये पूरा इवेंट तूने किया। मैंने कहा हाँ, गाड़ियां भी हमने दी हैं इनको, और ये डेकोरेशन भी हमने किया है। और इतने में मैं फादर के साथ खड़ा हूँ, वो ब्राइड की मम्मा आती है,
वो मेरे को दूर से कहती अमेजिंग वर्क साहिल। मैंने कहा देखा तो मैंने पापा को देखा, मजा आया। तो पापा ने पूछा ये पैसे तो दे देंगे, नहीं बाहर के लोग भाग तो नहीं जाएंगे? मैंने कहा इन्होंने तो 1 रुपया नेगोशिएट भी नहीं किया मुझसे और कहीं नहीं जाएंगे। और उन दिनों यूँ मान के चलो हमारे पास 20% एडवांस आ जाता था ना, हाँ, हमको ये लगता था 80% इवेंट के एक दिन बाद या उनके चेकआउट से पहले आ जाएगा। बट आप आज के इंडस्ट्री का सीन आपको पता है कि चेक इन से पहले हमको 100% पैसा चाहिए, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। तो वो वेडिंग, संगीत हुआ, मेहंदी हुई, मंडप वाला सीन हुआ, शादी वादी हुई, सब अच्छा हुआ, एग्जीक्यूट हुई। शी रोट मी अ टेस्टिमोनियल ऑन आवर व्हाट वी से गूगल, वेबसाइट। ओके। हाँ, वेबसाइट पे जाकर उन्होंने टेस्टिमोनियल लिखा, उसका ईमेल आया मेरे पास, लंबा चौड़ा टेस्टिमोनियल, वो भी मैंने शेयर किया हुआ इंस्टाग्राम पे। एंड मुझे लगता है ये टेस्टिमोनियल, वीडियो टेस्टिमोनियल और ये दूसरे टाइप के टेस्टिमोनियल का ट्रेंड ही हमने सेट किया था उदयपुर में और राजस्थान के अंदर, कि क्लाइंट से टेस्टिमोनियल लो और उसको अपने सोशल मीडिया पे दिखाओ, इससे आपके पास और काम आएगा, इससे आपकी मार्केट में। आई रिमेम्बर आई वाज अ वेरी फर्स्ट वेडिंग प्लानर इन उदयपुर, जितना मुझे याद है उदयपुर का तो मुझे पता ही है, जिसने वीडियो टेस्टिमोनियल लिया था किसी क्लाइंट का कि हमने आपके लिए काम किया, आपका हमको एक्सपीरियंस बताइए। तो वो वीडियो मैं आज भी देखता हूँ, पुरानी पुरानी वीडियोस, और मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो वो देवीगढ़ वाले क्लाइंट ने मुझे ईमेल लिखा, उसने इतना लंबा चौड़ा टेस्टिमोनियल दैट वी मेट साहिल थ्रू गूगल, ये वो, एंड उन्होंने जो बोला वो डिलीवर किया, 100% सेटिस्फाइड, ये वो, मतलब मैंने वो टेस्टिमोनियल लेके अपनी दोनों सिस्टर्स को पढ़ाया, मेरे जो स्कूल मेट्स थे उनको पढ़ाया। और उन दिनों तो व्हाट्सएप वगैरह होता नहीं था, तो आजकल तो इजीली आप ब्रॉडकास्ट कर लेते हो, दिखा लेते हो। और पहले पता नहीं क्या एक्साइटमेंट थी कि नहीं देखो मैंने काम किया और मुझे इतना तवज्जो मिला। उससे क्या हुआ, प्लस मैंने उसका स्क्रीनशॉट जो था, स्क्रीनशॉट भी नहीं था, वो स्क्रीन सामने साइबर कैफे से फोन के कैमरे से क्लिक करके वो मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया। एंड दोस डेज आई गॉट मोर देन 50-60 कमेंट्स, वेरी नाइस वेरी नाइस। वाह, तो मेरा जो, आई कम फ्रॉम सिंधी कम्युनिटी, और उन दिनों मेरे मोस्टली जो फ्रेंड लिस्ट के अंदर लोग थे हमारी कम्युनिटी के लोग थे। दे स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी एज अ वेडिंग प्लानर, कि ये बंदा बहुत अच्छे काम करता है और 5 स्टार प्रॉपर्टीज में जाके बड़ी बड़ी वेडिंग्स करता है। और उससे पहले भी मैं काफी वेडिंग से पिक्चर्स डाल चुका था, तो मेरे को वहां से लाइमलाइट मिलना स्टार्ट हुआ। आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स कि हमारे घर में शादी है, आप मिलने आओ, हमारे घर में शादी है। और मेरे पास उदयपुर की, मैं आई विल नॉट नेम दोस फैमिलीज, उदयपुर की जो वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज, उनमें से उदयपुर की टॉप 10 रिचेस्ट फैमिलीज में से 8 मेरे क्लाइंट्स हैं, आप ये मान के चलिए। तो वाह, उन दिनों वो लोग मुझे फोन करते थे कि हमारे घर में शादी है, आप मिलने आओ, क्योंकि उनके पास कोई लोकल वेडिंग प्लानर्स होता नहीं था। देयर वर वेडिंग प्लानर्स जो आज भी बहुत अच्छा काम करते, तब भी बहुत अच्छा काम करते, जिन्होंने ट्रेंड सेट किए, लेकिन उनके कुछ अलग पैरामीटर से। वो मेरे इंडस्ट्री में आने से 10 साल पहले से थे। एक ही कंपनी थी, उनका नाम अ, सब जानते हैं, लेकिन मैं मुझे नहीं पता कि ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो उनके कुछ पैरामीटर्स थे कि हम इस तरीके से काम नहीं करते, हमारा ये फीस है। और जो लोकल क्लाइंट्स है वो मेरे पास आना स्टार्ट हो गए। तो मैं समझ नहीं पाता था कि मैं इनके साथ डील कैसे करूं, क्योंकि दे यूज्ड टू हैरेस मी। वो इतने सवाल पूछते थे कि ये कैसे करोगे, आप इसको जानते हो, आप इस कैटरर को जानते हो, आप हमको ये गार्डन करा दो, ये करा दो। मैं कहा ये तो मेरे टाइप के क्लाइंट्स ही नहीं है, मुझे तो वो एनआरआई क्लाइंट पसंद आते हैं। तो उस दिन मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि अब मैं सिर्फ एनआरआई क्लाइंट्स को कैटर करूंगा। जो अमीषा प्रेमल जैसे क्लाइंट है, उसी टाइप के हाँ, क्लाइंट से मैं बात करूंगा। मेरे को ये लोकल क्लाइंट्स के पास नहीं जाना, ये काम नहीं करने देते ढंग से। इनके एक तो ये घर पे बुलाते हैं, चाय हाँ। पिलाते हैं और पूरा इंटरव्यू लेते हैं, ऐसा इंटरव्यू लेते हैं जैसे रोडीज का 1-to-1, सामने रघु राजीव बैठे हुए और यहाँ पर आप बैठे हुए जिसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं लाइफ का। एंड इन द एंड दे मेक यू रियलाइज कि आपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। तो मैंने कहा, मेरे फादर मुझे कहते थे कि ये मेरे फ्रेंड की डॉटर की शादी है, एक बार जाके इनसे मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पास ऑनलाइन बहुत इंक्वायरीज आती है, मैं जब भी अपना मेल बॉक्स खोलता हूँ मेरे पास 8-10 इंक्वायरीज रहती है, मैं उन्हीं पे काम करूँ। सो मेरे पास सब सिस्टम भी नहीं था, लैपटॉप भी नहीं था। तो एवरी डे मेरा प्लान हो गया, जैसे एक आदमी ऑफिस जाता है, मैं सुबह 10 बजे साइबर कैफे पहुंचता था, शाम की 6 से 7 बजे तक वहां बैठता था। आई लर्न हाउ टू मेक प्रेजेंटेशंस। एंड मैंने इंग्लिश लिखना सीखी कि मैं ईमेल पे प्रोफेशनल ईमेल कैसे उनको रिवर्ट करूं। तो आई यूज्ड टू गो थ्रू टेम्पलेट्स,
हाउ टू रेस्पॉन्ड टू द क्लाइंट, इसका टेम्पलेट गूगल पे मिल जाता था। हाउ टू फॉलो अप विद द क्लाइंट, इसका टेम्पलेट गूगल पे मिल जाता। तो मेरे लिए तो गूगल भगवान बन गया। आज मेरे लिए भगवान क्या है, यूट्यूब। तो गूगल को मैंने इतना चूसा, इतना, जहां पर मैं अटकूं मैं किसी को फोन नहीं करता था, गूगल को जाकर मैं स्क्रॉल करता था और वहां से मैं सारी चीजें सीखता था। तो ऐसे करते 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 एक वेडिंग, दो वेडिंग, तीन वेडिंग, फ्रोजन एप्पल के ब्रैकेट के अंदर बता रहा हूँ, मैंने कुछ 50 शादियां पूरी कर ली। वाह। और मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं महीने का 15-20 हजार 25 हजार इतना कमाता रहूं अपने मोबाइल रिपेयरिंग से या दूसरे काम से। और कमाते कमाते 1-2 साल के अंदर 50 हजार रुपये महीने का जिस दिन मैं आदमी बन गया, उस दिन मेरी लाइफ सेट है। इसके बाद मेरे को कुछ करना नहीं है। बट इस इंडस्ट्री ने मुझे इतना सब कुछ दे दिया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरी औकात से और मेरी रिक्वायरमेंट से और मेरी नीड से 50 गुना 100 गुना ऊपर। सो आई कंप्लीटेड 50 वेडिंग्स। और तब तक मैं बेसिक्स तो समझ चुका था, मेरी काम की स्पीड भी बढ़ चुकी थी मेरे पास। मैंने टीम भी अपने साथ जोड़ ली थी, मेरा ऑफिस भी हो गया था और हमारा एक वर्किंग कल्चर बन चुका था। उसके बाद एक के बाद एक लोग जुड़ते गए, काम और वास्ट होता गया, बाहर की और कंपनीज मेरे पास आती गई। हमने फ्रोजन एप्पल के अंडर में और सर्विसेज स्टार्ट कर दी। डेडिकेटेड हॉस्पिटैलिटी टीम हमने बना दी। वी यूज्ड टू सर्व, प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी टीम टू इवेंट कंपनीज, अदर इवेंट कंपनीज। उनको भी एक कंफर्ट मिल गया कि यार अब टीम बाहर से नहीं लानी पड़ती, उदयपुर में टीम मिल जाती, साहिल करके Yes. बंदा है, ये हमको प्रोवाइड करा देगा। एंड इससे मेरा जो ऑल इंडिया में इवेंट मैनेजर्स के साथ जो रिलेशन था बहुत स्ट्रांग हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां वो मुझे जानने लगे, रिकमेंडेशन से मेरे पास काम आने लग गया। प्लस मैंने देखा कि जो यूके, यूएसए, यूएई के मेरे क्लाइंट्स है, एनआरआई क्लाइंट्स, उनको मैं जब भी मैसेज करता हूँ दे ऑलवेज रिगार्ड मी। वो मेरे से रेस्पेक्ट से बात करते हैं, तमीज से बात करते हैं। और हमेशा, कितनी बार तो उनकी फोन भी आ जाते हैं, साहिल इट्स बीइंग ऑलमोस्ट 1 ईयर। एंड उनके एनिवर्सरी पे मैं उनको फोन नहीं कर रहा हूँ विश करने के लिए, वो मुझे फोन करेंगे दैट वी वर गोइंग थ्रू द पिक्चर्स ऑफ वेडिंग एंड आपका नाम सबसे पहले माइंड में क्लिक हुआ एंड थैंक यू सो मच फॉर That's क्रिएटिंग sweet. सच मेमोरीज। मैंने कहा यार एक फील्ड तो बहुत अच्छा है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको कभी। फिर आगे बढ़ा, 100 शादियां पूरी करी, 200 शादियां पूरी करी। अभी कुछ लास्ट ईयर हमने 250 शादियां पूरी करी। और ये साल पूरा हो जाएगा दिसंबर, 1 जनवरी को हम देखेंगे कि इस साल की मिलाकर टोटल कितनी शादियां हुई, 260 हुई, 263 हुई, जो भी है। ऐसे हर साल नंबर्स बढ़ते जा रहे नाइस, वेरी नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी साहिल भाई, बहुत मजा आ रहा है मुझे सुनने में, इतना मजा आ रहा है ना। तो हैं। बहुत अमेजिंग जर्नी रही है आपकी एंड बहुत स्क्रैच से रही है। सबसे अच्छी बात ये है ना कि आप बहुत डिटेल में बता रहे हो, ऐसा नहीं कि ये हो गया फिर हमने 50 वेडिंग कर दी, बट उसके पीछे का जो आपका बैकग्राउंड देखो है, जो आपने हार्डवर्क डाला है ना, वो दिख रहा है। देखो मैं आपको बताऊं क्यों। मैं अब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठा हुआ हूँ। मैं एरोगेंट भी हो सकता हूँ क्योंकि इंडस्ट्री ने मुझे एरोगेंट होना सिखाया है। मैं एटीट्यूड के साथ भी बैठ सकता हूँ कि मेरा ये प्रोफाइल है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जबकि हम कुछ हैं भी नहीं। एक दिन इंसान को सब छोड़ के ऊपर ही जाना है, थोड़ी फिलोसफी डाल देते हैं, राइट। मैं ये जिम्मेदारी लेके बैठा हूँ क्योंकि ये कंटेंट आपका यूट्यूब पे रहेगा। आप जिनको दिखाना चाह रहे हो वो तो देखेंगे ही, और आने वाले टाइम में 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर हजारों, लाखों और हो सकता है करोड़ों लोग, अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो हो सकता है करोड़ों, अरबों लोग इस वीडियो को देखें, और जिनमें से 10% तो इवेंट प्लानर, वेडिंग प्लानर बनना चाहते होंगे। 100%। उनको ये मैसेज मैं अपनी कन्वर्सेशन के थ्रू पहुंचाना चाहता हूँ कि इस फील्ड की चकाचौंध को अट्रैक्ट होकर यहाँ पर मत आओ। बहुत मेहनत है, ट्रू। बहुत मेहनत है। आपको बहुत हम्बल रहना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है। आपको अच्छा करते जाना है और उसको बोलते जाना है और हमेशा अच्छा करना है ना। मैं अभी सिर्फ टेक्निकलिटीज पे बात करूं और मैं वेडिंग के इनसाइड्स और आउटसाइड्स पे बात करूं, तो उसके लिए तो हजारों वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे होंगे। हम क्यों एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं। बट मैं चाहता हूं कि जब भी कोई ये वीडियो देखे, इसको 2 बार देखे, 3 बार देखे, और इस वीडियो को पूरा देखे और उसको रियलाइज हो कि नहीं यार, इस तरीके से भी जर्नी स्टार्ट हो सकती है और इस तरीके से भी एक पोजीशन हासिल की जा सकती है। हर बार आपको बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं आना आना होता मार्केट के अंदर। मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे मेरे पास डेली के 2 से 3 मैसेजेस आते हैं कि सर हमें इवेंट कंपनी चालू करनी है और मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ, मतलब मुझे लग, फिर इन अर्ली डेज आई यूज्ड टू टॉक टू देम, तो मैं उनको कहता था मेरे पास भी नहीं थे।
आप मेरा ये पॉडकास्ट सुनो, आप मेरा इंटरव्यू पढ़ो टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाके, इकोनॉमिक टाइम्स पे जाके। मेरे पास भी नहीं था, मैंने भी जर्नी स्टार्ट करी। बोले सर आपके पास तो कॉन्टेक्ट थे, आपके पास तो ये था वो था। मैं कहा कुछ भी नहीं था। अभी मैंने आपको इस इंटरव्यू के अंदर इतनी सारी बातें बताई, आपको कहीं पे भी लग रहा है मेरे फादर ने मुझे 5 रुपए भी दिए थे कि ले इट्स ऑल बेटा अबाउट काम स्टार्ट बीइंग कर। रिसोर्सफुल। आपने हर जो भी चीज जब भी हमारे पास कोई चीज नहीं होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज की कमी है। मैं तो ये चीज मानता हूँ कि रिसोर्सफुल वो बंदा नहीं है। जिस टाइम पे वो बंदे ने ढूंढना चालू कर दिया ना कि चलो ये नहीं है तो यहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी है कुछ नई तरीके से वो चीज को एग्जीक्यूट करने की, तो वहां पे बहुत अमेजिंग चीजें साथ में आ जाती है। तो मेरा उनको यही जवाब होता है कि अगर आज की तारीख में आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है करने को, तो सबसे अच्छा आप जो कर सकते हो, पहले अपनी एजुकेशन पे फोकस करो, जिस पे ऑलरेडी आपके पेरेंट्स पैसा लगा के बैठे हुए हैं। उसके बाद आप किसी इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पे जाओ, जहाँ से 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा होता है, वहां से सीख कर वहां से आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिलेगा, आपके कनेक्शंस बनेंगे इवेंट कंपनीज के साथ। और इंडिया के अंदर अभी नहीं नहीं करके 25 से 30 हजार इवेंट कंपनीज हैं जो रेगुलर इवेंट्स करती हैं ऑल अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। जब आप किसी इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हो, तो आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, आपको फ्रीलांसिंग के लिए भेजा जाता है। तो धीरे धीरे अपनी प्रोफाइल बनाओ। एंड आपके पास फेसबुक हो या नहीं हो, इंस्टाग्राम हो या नहीं हो, ट्विटर हो या नहीं हो, बट यू मस्ट हैव लिंक्डइन प्रोफाइल। चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, चाहे आप एक स्टैब्लिश बिजनेसमैन हो, या आप कुछ भी हो, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी औकात बताता है, आपकी प्रोफेशनल औकात बताता है। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत सॉलिड है और आप एक फ्रीलांसर भी, और आपने कुछ 10-15 इवेंट कंपनी के साथ या 5 इवेंट कंपनी के साथ काम किया हुआ है, आपने मेंशन किया हुआ है दैट आई हैव वर्क विद फ्रोजन एप्पल, आई हैव वर्क विद दिस कंपनी दैट कंपनी, डेफिनेटली इफ यू आर गोइंग टू हायर दैट पर्सन, इफ यू विल सी फ्रोजन एप्पल के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, यू विल कॉल मी एंड आस्क इस बंदे को मैं परमानेंट जॉब दूं या नहीं दूं, या इसको मैं अपने इवेंट में हॉस्पिटैलिटी डेस्क पे बिठाऊं या नहीं बिठाऊं। So that's how you can start your journey. आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट फिनिश योर एजुकेशन लेटर, गो टू एनी इवेंट मैनेजमेंट, बिकॉज आजकल इवेंट कंपनीज भी रिस्क नहीं उठाती कि आपका कोई बैकग्राउंड ही नहीं और आपको लाकर डमी की तरह खड़ा कर दें। वहां पर फिर मजा नहीं आता काम करने में, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। ट्रू ट्रू। ग्रेट ग्रेट। तो साहिल भाई, जैसे अभी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो मुझे ये पूछना है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट या जो डिफिकल्ट पार्ट जो इनिशियल डेज में आपको रहा हो वेडिंग में, सो वो हो सकता है हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, डेकोर, डिजाइनिंग, तो वो कौन सा एक पार्ट था जहां पे आपको सबसे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ा था? गेस्ट मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। बाकी सारे काम बहुत अच्छे से इजीली हो जाते थे। गेस्ट मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहले मैं डेकोर की बात करता हूँ। डेकोर में क्या होता था, वेंडर्स को समझा दिया और वेंडर्स के ऊपर अपने 2 प्रोडक्शन के बंदे लगा दिए। गेस्ट आने वाला, गेस्ट जो होस्ट है वो शादी का, मान लो 8 बजे का फंक्शन टाइम है, तो ज्यादा से ज्यादा वो 7 बजे आके एक राउंड मार के जाएगा। हमारे पास पूरा टाइम होता है, पूरा टाइम होता है कि हम अपना काम कर सकें, बैकएंड में सारी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन गेस्ट मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, 2 दिन की शादी है तो मोमेंट पूरे 2 दिन तक रुकता नहीं। गाड़ियों का आना जाना चलता रहता है, गेस्ट का आना जाना चलता रहता है, हॉस्पिटैलिटी डेस्क पे इंक्वायरीज आती रहती हैं। वहां से हम फ्री नहीं हो पाते थे। अब क्या है, जिन दिनों मैंने काम करना स्टार्ट किया इनिशियल डेज में, उन दिनों टीम जो इंडिया के अंदर हॉस्पिटैलिटी वाली टीम भी होती है, उनको भी इतनी एक्सपर्टाइज नहीं होती थी कि कैसे काम करें। तो मुझे ये टेंशन रहती थी कि कभी गलती से 10 गेस्ट को उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया, 11वां गेस्ट आ गया और लॉबी में चिल्ला चोट हो गई, तो मैं अपने आप को लॉबी से हटाता नहीं था, मैं लॉबी में ही खड़ा रहता था। मान लो एक ही प्रॉपर्टी के अंदर इवेंट है, तो मैं लॉबी के अंदर ही खड़ा रहता था कि मैं यहाँ से नहीं हटूं। भले मैं वहां कुछ करूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा, मैं नजर रखूंगा अपनी टीम के ऊपर कि गेस्ट को वो कैसे ध्यान दे, भले अच्छे से अच्छी टीम हो फिर भी वहां खड़ा रहूंगा। तो इससे होता क्या था, डेकोर पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पाता था, बट होता अच्छा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती थी। एंटरटेनमेंट पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पाता, जबकि मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट क्या था, एंटरटेनमेंट। आज आज की तारीख में जब भी वेडिंग हो रही होती है, तो मैं कहाँ मिलता हूँ आपको, या तो आर्टिस्ट के साथ, या तो साउंड चेक करते हुए, या फिर टेक्निकलिटीज पे काम करते हुए। हॉस्पिटैलिटी के लिए मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, डेकोर के लिए मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छी टीम है। मैं अपने आप को फ्री रखता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए, कि मेरी लाइफ है म्यूजिक, मेरी लाइफ है ये एंटरटेनमेंट, तो मैं। गिटार दिख रहा है आपके पीछे। हाँ। So in my daily routine also, I spend 2 hours how to learn music production. मैं लॉजिक प्रो पे अभी काम कर रहा हूँ, उसके बाद क्यूबेस पे काम स्टार्ट करूंगा।
So every day I'm watching tutorials on YouTube and learning how to produce music. Every day I'm spending 2 to 3 hours on learning how to play guitar. I finished practicing this piano, जो इनिशियल सेशंस होते हैं अपने Yeah. हाथ को खोलने के लिए. अब अब तो डेली रूटीन में काम आ ही रहा है, कोड प्रोग्रेशंस और ये सब मैंने अभी सीखे पिछले 2 या 3 साल के अंदर, समझे. तो मुझे लगता है कि आपको अपने इंटरेस्ट के साथ जुड़े रहना है. इनिशियली अगर आपको अपने इंटरेस्ट से एनकाउंटर करने का टाइम नहीं मिल रहा है या मजबूरियां हैं कोई, तो पहले एसेंशियल चीजें पूरी करो, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को इंटरेस्ट की तरफ शिफ्ट कर लो. तो वेडिंग के अंदर भी मैं यही करता हूँ, अपने आप को मैं एंटरटेनमेंट वाले पार्ट के लिए बिल्कुल फ्री रखता हूँ. बाकी काम मेरी टीम अच्छे से संभाल लेती है. ओके, वेरी नाइसली सेड. पैशन और प्रोफेशन को कंबाइन करके किस तरह से पूरा जर्नी करना है ताकि वो जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग लगे. एग्जैक्टली. यस साहिल भाई. तो साहिल भाई, अभी आपको क्या लगता है कि वेडिंग इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी पार्ट्स है जो अनएक्सप्लोर्ड है या जहां पे बहुत ज्यादा थोड़े आने वाले टाइम में हम लोगों को इम्प्रूवमेंट या चेंजेस दिखेंगे? देखिए, मैं डिपार्टमेंट पे से बात करता हूँ. सबसे पहले मैं बात करूँ अगर डेस्टिनेशंस, हर साल चाहे वो उदयपुर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो या फिर अनएक्सप्लोर्ड वेडिंग डेस्टिनेशन हो, वहां पर नई से नई प्रॉपर्टीज आ रही, राइट. तो एक यहाँ पर इंडस्ट्री की ग्रोथ दिखती है कि जितनी ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज होंगी उतने ज्यादा अच्छे इवेंट्स होंगे. ऑर्गेनाइज होंगे वहां पर. उसके बाद डेकोर के ट्रेंड्स हर 6 महीने में चेंज हो रहे हैं. और थैंक्स टू पीपल लाइक ऋतुराज खन्ना, देविका नारायण, रानी पिंक एंड अदर ड्रीम्स क्राफ्ट, अदर डेकोर डिजाइनर्स जो इन ट्रेंड्स पे रेगुलरली काम कर रहे हैं और नए से नए आइडियाज मार्केट को दे रहे हैं. मतलब मुझे लगता है ये जो लीडिंग डेकोर कंपनीज है, इनके काम को देखकर हजारों वेडिंग प्लानर्स अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं कि हम क्लाइंट को ये दिखाएंगे. आई रिमेम्बर, आई थिंक अराउंड 2015 और 14 रानी पिंक केम इनटू एग्जिस्टेंस. उससे पहले भी शायद होंगे, मुझे नहीं पता, बट 2015-16 में मैंने उनके बारे में फर्स्ट टाइम सुना. उनका वो पिंक गोटा वाला काम और वो ग्लासेस वाला काम, हर वेडिंग प्लानर की प्रेजेंटेशन हर क्लाइंट को वही चाहिए. और उनको भी नहीं पता कितनी हजारों शादियों में सेम डेकोर यूज किया गया होगा. मैंने भी 2-3 बार किया क्योंकि मेरे क्लाइंट को चाहिए था, राइट. तो दिस दिस इज दिस इज वेयर समथिंग इज हैपनिंग न्यू. उसके बाद एंटरटेनमेंट इतनी तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है कि आप मतलब हम जितना एक्सप्लोर करें उतना कम है. नए नए आर्टिस्ट आते जा रहे हैं थैंक्स टू रियलिटी शोज. उसके बाद साउंड टेक्निकलिटीज पे बात करूं, एक टाइम पे JBL चलता था. उसके बाद RCF, फिर EAW आ गया. मैं अगर उदयपुर की बात करूं, उदयपुर इज सो वेल इक्विप्ड दैट यू विल फाइंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हियर अवेलेबल इन उदयपुर. आपको दिल्ली बॉम्बे से लाने की जरूरत नहीं. आपको अच्छे से अच्छा साउंड, अच्छे से, मतलब आप ये मान के चले अभी अंबानी वेडिंग के अंदर बियॉन्से ने परफॉर्म किया, उसके सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स किसने फुलफिल किया? उदयपुर की लोकल साउंड कंपनी ने, जिनका मैंने नाम लिया था, मेगा साउंड. तो आप ये सोचिए कि उदयपुर जैसा सिटी अगर इतना फास्ट ग्रो कर चुका है, तो जयपुर कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा होगा, जोधपुर कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा होगा. तो अल्टीमेटली बहुत अच्छे से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, स्कोप बहुत अच्छा है. और मुझे भी नहीं पता आने वाले 1 साल के अंदर हम किन ट्रेंड्स पे बात करेंगे और क्या नई चीज हम देखेंगे. ऑसम साहिल भाई. तो साहिल भाई, अभी मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो मुझे मेरे कमेंट्स में बहुत सारे आते हैं. तो कुछ क्वेश्चंस के आपने शायद ऑलरेडी आंसर दे दिए, बट ये क्वेश्चन को मैं स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहूंगा. जैसे नए बिजनेसेस हैं, ठीक है, हम आपने वो टाइम पे चालू किया था SEO, अब आपने बताया जैसे 500-600 वेबसाइट्स पॉपअप हो जाती है एंड बहुत सारे लोग मार्केटिंग के पे स्पेंड कर रहे हैं. तो ये जो मार्केटिंग है वेडिंग कंपनी की, जो बहुत सारे लोग अभी भी सोचते हैं कि सिर्फ रेफरल से आती है या वैसे आती है, बट आई स्ट्रांगली बिलीव, मेरे को भी टेक्निकल चीजें बहुत पसंद है और डिजिटल और ये सब चीजें में मेरा भी इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. तो आप ये मार्केटिंग जो है और अभी ये क्लाइंट लाने के प्रोसेस, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ. पहले हमारा सिर्फ फोकस रहता था कि हम आइडेंटिफाई करते थे या वो लोग हमारे पास आते थे जिन लोगों ने ऑलरेडी वेन्यू बुक किया हुआ है. नाउ दे आर लुकिंग फॉर डेकोर रिक्वायरमेंट्स, आर्टिस्ट रिक्वायरमेंट, साउंड, लाइट या दूसरी चीजें. तो हमने हमारी कंपनी के कल्चर में थोड़ा सा काम करने का तरीका चेंज कर दिया पिछले 2 या 3 साल से.
हमारा मेन फोकस होता है कि हम सबसे पहले क्लाइंट को बेस्ट नेगोशिएटेड रेट्स पे होटल या वेन्यू प्रोवाइड कराएं। ओके। वो हमारी सर्विस का एसेंशियल पार्ट बन चुका है। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर आपने ऑलरेडी सिटी पैलेस ऑलरेडी उदयविलास बुक किया हुआ है और आप फिर हमारे पास आते हो, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर। उसके बाद अगर आप हमारे पैरामीटर्स को मैच करते हो, हमारी फीस अफोर्ड कर सकते हो, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। अदरवाइज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हमारे पास रॉ क्लाइंट है जिसको हम शुरू से गाइड कर सकें कि आपको एक्चुअल में किस वेन्यू पे जाना चाहिए। गलती क्या करते हैं क्लाइंट, वेन्यू के नाम से वेन्यू बुक कर देते हैं, लॉजिस्टिकली उसके इन एंड आउट्स देखते नहीं है। बाद में क्या होता है, पता चलता है उनके गेस्ट हैं 300 और वेन्यू बैंक्वेट हॉल की कैपेसिटी है 100 जनों की। 200 गेस्ट को फिर वो कहाँ डालेंगे? फिर वो आउटडोर में करते हैं, फिर साउंड की लिमिट आ जाती है, उनका फंक्शन अच्छे से हो नहीं पाता है। वी वांट टू कंसल्ट ईच एंड एवरी क्लाइंट सिंस द बिगनिंग, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस। सॉरी, मेरे साथ एक दिक्कत ये है कि मैं सवाल भूल जाता हूँ, तो तो मेरा मैं ये क्वेश्चन था कि जो नई कंपनीज है वो अभी जो जैसे उनको हाँ, दिक्कत होती है क्लाइंट्स। यस यस। सो उनको दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि वो 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा रहे। आप कोई नई इवेंट कंपनी है तो आप एग्जिस्टिंग 5 स्टार्स पे फोकस मत करो, उन प्रॉपर्टीज पे कब्जा करो, उन प्रॉपर्टीज से जाकर कंसल्ट करो जो अभी नई प्रॉपर्टीज है। एवरी डे देयर इज अ न्यू प्रॉपर्टी कमिंग अप इन द मार्केट। उनसे कनेक्ट करो, उनको अपने प्रमोशनल प्लान्स बताओ, उन प्रॉपर्टीज को मार्केट करो, उन प्रॉपर्टीज के लिए बिजनेस लेकर आओ एंड अश्योर करो कि जब आप उनको वेडिंग की बुकिंग देते हो, विदाउट पेइंग एनी रॉयल्टी, यू आर एक्सिक्यूटिंग वेडिंग्स देयर। सो दिस इज हाउ यू कैन ग्रो योर बिजनेस। एंड बाकी आप ये बैठ के सोचोगे कि हाँ आप क्लाइंट हमारे पास आएगा आएगा आएगा, ऐसा नहीं आता। आपको थोड़ा एफर्ट करने पड़ेंगे उसके लिए। वेरी नाइस, ग्रेट साहिल भाई। तो साहिल भाई जैसे अभी तो आपको कितने 10 साल हो गए ये इंडस्ट्री में? 12 years। 12 इयर्स। तो यस। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आपको 21 इयर्स के 18 इयर्स या 19 इयर्स के साहिल भाई को फिर से गाइड करना है, तो वो एक जो आप चीज जो होगी वो क्या करोगे, या क्या गाइडेंस क्या दोगे आप उनको? मैं एक्चुअली बताऊं, आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि मैंने हर चीज खुद से सीखी और क्या कहते हैं हिट एंड ट्रायल्स करके सीखी। आई डू नॉट लिटरली आई डू लाइक, दिस इज माय लास्ट 2 years ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। डू नॉट रिलाई ऑन योर मेंटर्स, राइट? मेक यूट्यूब योर मेंटर, राइट? स्टडी मल्टीपल। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल में डालने से पहले, स्कूल में क्या होता है, मेंटर्स जो होते हैं ना, आपके टीचर्स कौन होते हैं? आपके यस, मेंटर्स जो होते हैं, लाइफ टाइम आप उनसे सीखते हो। यस, और आप ज्यादा समय से उनसे कनेक्टेड रहो तो आप लाइफ टाइम उनसे सीखते रहते हो। एजुकेट। सो स्कूल आप सेलेक्ट करते हो बच्चे के लिए तो आप 10 स्कूल छान के आते हो ना, राइट? किसी एक स्कूल के भरोसे तो रहते नहीं कि इस स्कूल में ये पैदा होगा तो यहीं डालेंगे, इसके अलावा कहीं डालेंगे नहीं। अगर यहाँ पर एडमिशन नहीं मिला तो उसको पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा तो नहीं होता। कॉलेज लाइफ में जब आप आते हो, आप 10 कॉलेज में ट्राई करते हो, उसके बाद एक कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है या आप इंटरेस्ट के साथ जाते हो। हम क्या होता है, ये हमारा मेंटर है, ये हमारा मेंटर है, ये हमारा मेंटर है, हम उसके, जब आप मेंटर सेट कर लेते हो, आप उसके पाथवे पे चलना स्टार्ट कर लेते हो। आपको ये समझना है कि आप उसकी परछाई के साथ खेल रहे हो, आपको अल्टीमेटली उनकी परछाई मिल रही है, आप वो नहीं हो। मैं शाहरुख खान की लाइफ से कुछ एसेंस अपनी लाइफ में उतार सकता हूं, लेकिन मैं शाहरुख खान नहीं बन सकता। अल्टीमेटली मैं बनूंगा साहिल ठाकुर ही। समझ रहे हो? तो आप थोड़ा इनसे सीखो, थोड़ा इनसे सीखो, थोड़ा साहिल से सीखो, थोड़ा यश से सीखो, थोड़ा ऋतुराज जी से सीखो, थोड़ा इनसे सीखो, थोड़ा उनसे सीखो। फिर आप समअप करो कि आप आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। अपनी आइडेंटिटी को अपनी लर्निंग के साथ मर्ज करो और फिर अपने एक नए वर्जन के साथ मार्केट में आओ। है ना? कितने लोग होते हैं कि यार मेरे को तो एक्स वाई जेड पर्सन के जैसा ही बनना है इस इंडस्ट्री के अंदर, कि मुझे बॉलीवुड में तो शाहरुख खान जैसे बनना है, वो शाहरुख खान का लुक अलाइक बन के रह जाता है। समझ रहे हो? यस। आपको यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। सो दिस इज व्हाट इट इज। वेरी नाइस साहिल भाई। एंड साहिल भाई ट्रस्ट मी, मैं ना जितना अभी तक ये इंडस्ट्री को ऑब्जर्व कर चुका हूँ, या मैंने जब कॉलेजेस में सीखा था, तो ये एक वीडियो में जो आपने लर्निंग्स दिए या आपने स्टेप बाय स्टेप नॉलेज आपने शेयर किया है ना, इस वीडियो में इतना नॉलेज है कि अगर कोई फ्रेशर इस वीडियो को देखेगा, जो वो एक स्टार्टिंग में जो गाइडेंस मिसिंग होती है ना कि वेडिंग इंडस्ट्री होती क्या है, जो क्यूरियोसिटी होती है, जो समझ में नहीं आता है, ये वीडियो से 100% ये कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी। एंड बहुत मजा आया मुझे बात करके, थैंक्स। मतलब
पूरे वीडियो में सिर्फ सुन रहा था कि हाँ मुझे इतना मजा आ रहा था सुनने में। साहिल भाई वेरी 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 थैंक यू एंड आप आए एंड बहुत मजा आया ये इंटरव्यू करने में। एंड उम्मीद करते हैं अगर ये वीडियोस में हम लोगों को बहुत अच्छे, आप नीचे क्वेश्चंस पूछिए एंड अगर साहिल भाई फिर से फ्री होंगे तो हम लोग उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए साहिल भाई को बुलाएंगे बिकॉज एक फनी बात बोलता हूँ, हो सकता है इस फनी बात से वीडियो आगे तक पहुंचे। पूरे लॉकडाउन यूट्यूब सारे यूट्यूबर्स सान मारे टू लर्न द न्यू कंटेंट एंड टू इवॉल्व माय माइंड। वो एंड में कहता है ना कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, follow me on Instagram, follow me on Facebook, follow me on Twitter. Don't follow me on Twitter, follow me on Instagram and share this video if you find it worth. अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको सच में फायदा हुआ है तो आपके आसपास 10 इमर्जिंग वेडिंग प्लानर्स, इवेंट प्लानर्स होंगे या फिर फ्रेशर होंगे जिनको पता ही नहीं उनको लाइफ में करना है, उनको भी भेजो। एंड ट्रस्ट मी, आई एम ओपन टू गिव देम 1-to-1 सजेशंस, बट क्वेश्चंस अपने अच्छे ऐसे पुट अप करो, अटके मत रहो। आप मेरे से अगर 100 सवाल पूछोगे मैं आपको 200 जवाब दूंगा, बट सेम वे यश इज देयर टू गाइड यू, आई एम देयर टू गाइड यू एंड देयर आर मोर देन 100 पीपल इन इंडिया टू गाइड यू टू बिकम अ प्रोफेशनल इन एनी इंडस्ट्री। बट आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो थोड़ी अच्छी रखो और सबसे पहला पॉइंट अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे थोड़ा सा ध्यान दो, उसको बेहतर से बेहतर बनाओ। वही आपके आने वाले टाइम की सोशल मीडिया भी है और वही आपकी सीवी भी है, वो इसको भी हम रिज्यूमे भी बोलते हैं। सो अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड उसी के साथ मैं साहिल भाई के सारे लिंक्स नीचे हैंडल में दे दूंगा, उनके पिक्चर्स आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको दिख ही रहे। एंड अगर आपको साहिल भाई से क्वेश्चन पूछना है तो या तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए, हम बहुत सारे अगर कमेंट्स आ जाएंगे तो साहिल भाई को फिर से इन्वाइट करेंगे। एंड अगर आपको उनको लिंक्डइन पे क्वेश्चन पूछना है तो मेक श्योर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा दिख रहा हो, वरना वो रिप्लाई नहीं करेंगे। जस्ट किडिंग। थैंक यू सो मच साहिल भाई फॉर दिस अमेजिंग इंटरव्यू, बहुत मजा आया, बहुत अमेजिंग नॉलेज आपने शेयर किए एंड उम्मीद करते हैं वापस से आप इस चैनल पे जल्दी आएंगे। See you soon. Take care. Bye.